हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। ठीक है कि सेल क्या होती है। तो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। यानी जो लिविंग बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चरल मतलब उसको बनाती भी वही है, और फंक्शनल यानी उसमें जो कार्य करती है वो भी वही करती है। यानी स्ट्रक्चर भी बनाती है बॉडी का, और फंक्शनल यानी जो फंक्शंस होते हैं, वेरियस फंक्शंस, उनको भी करती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी कहा जाता है सेल को। तो फिर जो सेल्स होती हैं वो ग्रुप करके, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन्स आपके होते हैं, लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, तो बस वो सारे ऑर्गन बनाए। तो ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऐसे करके। और सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो व्यक्ति की बॉडी होती है, सिस्टम्स मिलके बॉडी बनाते हैं। यानी सेल्स, सेल्स से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ईच सेल इज़ फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो प्रत्येक सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉडी से मिलकर बनती है। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जो ईच सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉडी से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, सेल बॉडी का मतलब है यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद में बात करेंगे सेल बॉडी की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटेक्टिंग शीथ है। यानी प्रोटेक्ट करने वाली एक शीथ है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो अंदर जो सेल बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड इन्वेलपिंग, इन्वेलप मतलब होता है मतलब लिफाफा। जिस तरीके से कोई चीज़, जो लिफाफा जो होता है वो किसी चीज़ को बाहर से कवर करता है, वैसे ही ये सेल बॉडी को बाहर से कवर करती है। ठीक है, इन्वेलपिंग द सेल बॉडी। और फिर आल्सो सेपरेट्स ईसीएफ एंड आईसीएफ। ईसीएफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आईसीएफ होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो आपका ईसीएफ होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के जो बाहर फ्लूइड होता है, और इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करती है। जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है और जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उन दोनों को अलग करती है। फिर आपका आता है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अर्ध पारगम होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स 55%, लिपिड्स 40% और कार्बोहाइड्रेट 5%। ठीक है, यानी 55% प्रोटीन्स, लिपिड्स 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 5% मिलके आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। बात आती है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो वो आप यहीं से लिख सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग एंड इन्वेलपिंग द सेल बॉडी, और सेपरेशन ऑफ ईसीएफ एंड आईसीएफ। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी डिफरेंट आयंस वगैरह, तो उनका जो एक्सचेंज होता है वो भी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो सेल होती है उसको शेप भी प्रोवाइड कराती है सेल मेम्ब्रेन। फिर बात आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? तो जो सेल बॉडी हमने डिवाइड की थी, तो सेल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक साइटोप्लाज्म और एक आपका न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं हम, उसमें से जो आपका साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक मटेरियल है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल है जो कि फॉर्म्ड हुआ है 80% ऑफ वाटर, जिसमें 80% जो है वो वाटर रहता है। जेली लाइक मटेरियल है, 80% वाटर रहता है। फिर जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि वेरियस वेरियस क्या लगभग सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की वो उनको करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं
जो कि धसे होते हैं, एम्बेडेड धसे होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में धसे रहते हैं। फिर बात आएगी ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है और कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है वो हैं ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, ठीक है, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सिक्रेटरी वेसिकल्स। और जो ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो आपके राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन है, ठीक है। फिर बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी ईआर की बात आती है। तो ये ईआर क्या है, इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ऐसे ट्यूब्यूल आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का। नेटवर्क मतलब बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये एक नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। ईआर फॉर्म्स द लिंक बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ईआर क्या करता है, ये लिंक बनाता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी और ये न्यूक्लियस। तो ये क्या करेगा, ये लिंक बनाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसे करके ये लिंक बनाएगा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बाय कनेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है और जो न्यूक्लियस के बाद जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो उससे जो है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिंक बन जाता है। फिर बात आती है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं वो आपके दो होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, रफ और बम्पी अपीयरेंस होता है, यानी रफ या बम्पी अपीयरेंस होता है, दिखने में रफ लगेगी, बम्पी जैसी लगेगी। तो इट इज़ ड्यू टू अटैचमेंट। और रफ क्यों लगती है, क्योंकि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, ग्रैनुलर राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसमें लगे रहते हैं ऐसे करके। अब ठीक है, तो इसीलिए इसका अपीयरेंस जो होता है रफ होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स को बनाना, उनका निर्माण करना, ठीक है। फिर बात आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ अपीयरेंस बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, उसका स्मूथ अपीयरेंस होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो राइबोसोम्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो स्मूथ राइबोसोम्स हैं उनका क्या फंक्शन है। तो जो स्मूथ राइबोसोम्स हैं, इट्स फंक्शंस आर सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। जो नॉन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाएगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉयड वगैरह होते हैं। तो ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन करेगा और कैटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम को स्टोर करके उसका मेटाबोलाइज करेगा। फिर बात आती है गोल्गी बॉडी के, गोल्गी बॉडी। तो इसको हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी मेम्ब्रेन से कवर रहेगा और ये प्रत्येक सेल में कवर रहता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज, सिर्फ आरबीसीज को छोड़ के, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं आपकी, उनको छोड़ के ये सारी सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। तो उसके बाद आता है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी। जो एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम से जो है गोल्गी बॉडी नाम पड़ा था, क्योंकि उनका नाम था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी एपेरेटस कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द सिस्टर्ने। जो गोल्गी एपेरेटस होता है उसमें 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, ऐसे करके।
ठीक है, ऐसे करके 5 to 8 करके मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, जो एक है इसको सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक है, तो 5 to 8 सिस्टर्नी हो गई। फिर इट हैज़ 2 फेस, इसमें 2 फेस होते हैं, यानी 2 मुख होते हैं इसके। एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। कौन से 2 हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। तो सिस फेस जो होता है वो नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में रहता है, सिचुएटेड होता है उसके पास में, उसकी पोजीशन होती है, जो आपका सिस फेस होता है। और ये क्या है, ये एक एंट्री पॉइंट है, यानी कोई भी चीज़ जो है, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो है वो यहाँ से निकल के जाएगा। मान लीजिए अगर ये सिस फेज है, ये सिस फेज है, तो यहाँ से कोई चीज़ जो है वो निकल के जाएगी। ठीक है, निकल के जाएगी ऐसे करके, कोई भी मटेरियल हो उसकी आगे बात करें। लेकिन जो ट्रांस फेज होता है वो नियर द सेल मेम्ब्रेन, जो सिस फेज था वो नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लेकिन जो ट्रांस फेज होता है वो नियर द सेल मेम्ब्रेन होता है। और एक एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो है इससे बाहर जाएगी। ठीक है, सिस फेज में कोई भी चीज़ जो है अंदर जाती है, एंट्री पॉइंट होता है, और ये ट्रांस फेज क्या है, ये एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, फिर आती है बात इसके फंक्शंस की। इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, मान ली प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा और लेबलिंग करेगा और डिलीवरी करेगा। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए इसे शिपिंग डेजर्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी को शिपिंग डेजर्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं, शिपिंग डेजर्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर बात आती है आपके लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम्स क्या हैं, ये वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स हैं, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। और लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपेरेटस, जो आपका गोल्गी एपेरेटस है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके द्वारा जो है लाइजोसोम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन है, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड गार्बेज सिस्टम या सुसाइडल वैक्स ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स को जो है वो गार्बेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, या सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी नेबरिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, यानी डिग्रेडेशन का काम करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय का काम करते हैं, डिग्रेडेशन का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स या गार्बेज सिस्टम कहा जाता है। तो आगे के ऑर्गेनेल्स की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।